जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम कराते हैं आपको जीके जीएस के टॉप प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के अगर उसमें सवाल पूछे जाते हैं तो पूरी सवाल आने की गारंटी यहाँ से बनती है, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे सभी सवालों का फुल डिस्कशन होगा। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और 10 प्रश्न में से आपने कितने सही सवाल जवाब किए उस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हमने इतने स्कोर किए, ठीक है। और ए का 1, बी का सी, 3 का डी, इस तरह का जो है आप लगाते चलेंगे प्रश्नों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और सबसे पहला सवाल क्या कहता है, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है देखिए आप लोग। सबसे पहला सवाल कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किनके बीच लड़ी गई थी साथियों। ऑप्शन ए 1556 में अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन बी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, या ऑप्शन डी 1857 अंग्रेज और बहादुर शाह जफर के बीच। तो आपको बता दें साथियों कि पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है वो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें जीत किसका हुआ, तो इस सिर्फ अभी हम जीत यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें जीत हुआ था अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली, ASA, अहमद शाह अब्दाली का जीत होता है। उसके बाद पानीपत का जो प्रथम लड़ाई है, फर्स्ट युद्ध पानीपत, वो 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत होता है, जिसमें बाबर का क्या होता है, जीत होता है, और यहीं से मुगल वंश का कह सकते हैं नींव रखाता है भारत के अंदर। पानीपत का दूसरी लड़ाई है जो साथियों वो होता है 1556 में, दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। अकबर कौन था, तो अकबर था अकबर कौन था, इब्राहिम लोदी का, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर, और अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसको सलीम के भी नाम से जानते हैं। तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध, और इसमें जीत होती है किसका, अकबर का। इसमें जीत किसका होता है, अकबर का जीत होता है। तो इस प्रकार से पानीपत का तीसरा लड़ाई होता है। पहला में बाबर जीतता है, दूसरा में अकबर जीतता है, तीसरा में अहमद शाह अब्दाली जीतता है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है साथियों कि भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 21A। तब मौलिक, उससे पहले आप, अच्छा चलिए पहले उत्तर ही बता देते हैं। तब भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य जो है साथियों ये किस चीज़ में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 51A। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उससे पहले आप ये समझिए जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये USSR यानी यूनियन सोवियत, क्या होगा इसका फुल फॉर्म बताइएगा, USSR का, ठीक है, जो कि पहले ये रूस का नाम से जाना ये पहले USSR के नाम से जाना था। 1991 में इसका विघटन हो गया, और इसी यहीं से USSR से ही मौलिक कर्तव्य को लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य कुल हैं 11। कितने हैं, 11 हैं। तो इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, USSR का फुल फॉर्म क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यही बोलेगा। डिस्कशन इसका है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सही बात है। नेक्स्ट बोलता है कि प्लासी की लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी, बताइए। तो आपको बता दें कि जो प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में, कब, 1757 में लड़ा गया। किसके किसके बीच? तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, बी से ब्रिटिश, ई से ईस्ट, आई से इंडिया, सी से कंपनी, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और वर्सेस बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था और बंगाल के नवाब की तरफ से कौन लड़ रहा था। तो आपको बता दें कि जो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और जो बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, क्या नाम था बंगाल के नवाब को? सिराजुद्दौला के तरफ से इनका ही जो कह सकते हैं सेना का जो अधिकारी था मीर जाफर ये लड़ रहा था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया साथियों? तो रॉबर्ट कहाँ गया? अंग्रेजों और मीर कासिम, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला 1757 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ठीक है। बाकी आपको डिस्कशन तो समझा ही दिए हम। चलिए नेक्स्ट, इस सबको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया? तो आपको बता दें, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो डीएनए का मतलब होता है क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए का काम क्या होता है पहले ये बताइए। डीएनए जो ये कहाँ होता है? तो डीएनए केंद्रक में होता है। डीएनए कहाँ रहता है? केंद्रक में होता है, ठीक है। और क्रोमोजोम जो है वो डीएनए से ही बनता है। क्रोमोजोम किससे बनता है? तो क्रोमोजोम डीएनए से ही बनता है। और क्रोमोजोम की कुल संख्या 46 है, जोड़ा में 23 है, ठीक है। और डीएनए का काम होता है क्या? तो अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देना। अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में देना डीएनए का काम होता है। डीएनए केंद्रक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। डीएनए से ही बनता है क्रोमोसोम जिसकी संख्या है 46। और इसका डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो दिया था कौन? तो दिया था वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही चला जाएगा। ये सबको आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए डिस्कशन है कि 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का संरचना बताई, ठीक है। वही बात जो ऊपर हमने बताया। नेक्स्ट बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत जो है वो कौन था? तो वो था आपका मेगास्थनीज। वो कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखता है जब यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। उस पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। और इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन भारत के जो समाज है उसका वर्णन किया गया है। यानी हम कह सकते हैं मौर्यकालीन चीज़ों की चर्चा की गई है, क्योंकि जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था, जिसको भेजने का काम सेल्यूकस निकेटर किया था। और ये एक बुक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। बाकी फाहियान की बात करें तो फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु है। चीनी बौद्ध भिक्षु था। और ये जो है साथियों भारत आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पहली बार ये भारत आता है, उन्हीं के शासन काल में, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। बाकी हेनसांग की बात करें तो हेनसांग भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और ये भारत आता है हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन के शासन काल में आता है भारत।
और हर्षवर्धन महज 12 वर्ष की ही अवस्था में राजगद्दी संभाल लेता है। बाकी टॉलमी की बात करें तो ये जो है जियोग्राफी का जनक माने जाते हैं टॉलमी साहब, ठीक है। ऐसे तो एरेटोस्थेनीज भी माने जाते हैं, लेकिन आप दोनों ऑप्शनों को याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तब मेगास्थनीज था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो वो है विटामिन डी। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो सकता है। रिकेट्स नामक बीमारी कहने का मतलब हड्डी का टेढ़ापन होना। हड्डी का क्या होना? टेढ़ापन होना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और अगर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी होगा तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रतौंधिया। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमीन। और विटामिन बी के कमी से बेरी रोग हो सकता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है क्या? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में कब जोड़ा गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक रूप से लागू किया गया। किस संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के अकॉर्डिंग लागू कर दिया गया। और यही कारण है कि 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरीय था। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। और 3 स्तर पे था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद था। तो पंचायती राज व्यवस्था बिहार में 3 स्तर पर है, जिसका देने का काम किए थे बलवंत राय मेहता समिति पे सिफारिश पर बनाया गया था। और पंचायती व्यवस्था जो है सबसे पहले भारत के अंदर राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1997 को लागू किया जाता है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया जाता है। कहीं ना कहीं इस पंचायती राज व्यवस्था का विरोधी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सपोर्टर के रूप में गांधी जी एक सामने मतलब चेहरे के रूप में आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बोलता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। ये बैसाखी का दिन था। किस चीज़ का दिन था? बैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग नामक स्थान पर रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। किस एक्ट का? रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। रॉलेट एक्ट क्या था? तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया एक ऐसा कानून था जो सिर्फ शक के आधार पर भारतीयों लोगों को क्या करता था? गिरफ्तार करता था। तो गांधी जी इसको बोले काला कानून, और इसी का विरोध सब कर रहे थे, जिसके चलते जालियांवाला बाग हो गया। जब इसकी समिति जालियांवाला बाग में जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे तो जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दिया जाता है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। और गोली चलाने का काम कौन किया? तो गोली चलाने का काम किया जनरल डायर। और इसकी जांच के लिए एक समिति लाया गया जिसका नाम है हंटर
हंटर समिति। लेकिन गोली चलाने का आदेश जनरल डायर को कौन दिया था? तो उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर, यही माइकल ओ डायर है ना, जनरल डायर को आदेश दिया था गोली चलाने का। लेकिन उसी बीच में एक 19 साल का उधम सिंह नामक एक लड़का था जो इस सब कहानी को देख रहा था। जनरल डायर जो गोली चलाया था ये मलेरिया की वजह से मर गया, बच गया माइकल ओ डायर। इसको लंदन में जाकर कैक्सटन हॉल में 1940 में उधम सिंह जो है गोली मारकर हत्या कर देता है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919 होगा, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। बाकी हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 1966-67 के बीच, 1967 के बीच शुरू हो गया था। ठीक है, 1966-1967 के बीच शुरू हो गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो ये विलियम गॉड हैं। कौन है? विलियम गॉड हरित क्रांति का जनक विश्व में है। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, तीनों शब्द का मतलब समझिए। पूछेगा हरित क्रांति शब्द दिए तब विलियम गॉड, हरित क्रांति का जनक है विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक है तो एम.एस. स्वामीनाथन। तीनों के 3 तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले पहले राज्य थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति गेहूं के रूप में जाना गया, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया और बाद में धान का। हरित क्रांति में बीज HYB यानी हाई यील्डिंग वैरायटी वाला यूज बीज किया गया था जिससे गेहूं में सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन हुआ। तो चलिए इस प्रश्न का, इस सीरीज का लास्ट सवाल 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल आपका बोलता है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा को ही गंगा ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन डेल्टा को ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं क्योंकि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से होता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से होता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन जो है वो मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। ठीक है, ये अगर सुंदरवन डेल्टा का विस्तार की बात करें तो इसके भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी ये फैला हुआ है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी सुंदरवन में ही पाया जाता है। तो इस सारे सवालों के साथ आप इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। बाकी साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में राय अपनी जरूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।